देखिए, एक्सटर्नल एड्स होते क्या हैं? एक्सटर्नल एड्स वो मटेरियल होते हैं जो कि उस बुक से बाहर हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है। और इजी करके बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे सपोज कोई भी बुक है, उसमें एक सेंटेंस है। सेंटेंस में कई बार वी कम अक्रॉस टू सच सिचुएशंस जहाँ पर या तो एक दो वर्ड्स समझ नहीं आ रहे होंगे। समझ ना आने का मतलब हमें या तो उनका मीनिंग नहीं पता होगा, वो इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होंगे। और अगर सपोज उनका मीनिंग हमें पता भी होगा, तो भी क्या होगा, जो उनके साथ वाले वर्ड्स होंगे उनसे वो मैच नहीं खा रहे होंगे, वहाँ पे वो फिट नहीं बैठ रहे होंगे। तो ऐसा जजेस के साथ भी होता है। तो अब ये मानिए कि उनको ऐसे सिचुएशन में हेल्प लेनी पड़ती है। हेल्प अब या तो वो पहले इंटरनल एड्स की हेल्प लेंगे। इंटरनल एड्स अब क्या होती हैं? इंटरनल एड्स आप ये मानिए कि या तो हेडिंग्स होंगी या लॉन्ग टाइटल होता है। शुरुआत में ना, बिल्कुल आप एक्ट के बिल्कुल शुरुआत में देखेंगे, वहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा होगा कि क्यों है ये एक्ट, उसका पर्पस बता रखा होगा। या उसके अलावा प्रोवाइज़ो होते हैं। प्रोवाइज़ो आप हमेशा एक सेक्शन में देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा नीचे प्रोवाइडेड विद करके, फिर आगे लैंग्वेज चलती है। उसके अलावा मार्जिनल नोट्स होते हैं। जैसे आप खुद कुछ भी, जब सपोज कुछ ऑलरेडी रिटन मटेरियल है, जब आप रिवाइज करते हो तो आप साथ में साइड में लिख देते ना, नोट्स बना देते हो आप छोटे छोटे। तो ऐसे भी आपको मार्जिनल नोट्स भी मिलेंगे, ऑलरेडी एक्ट्स में होते हैं। इसके अलावा और कई तरीके की इंटरनल एड्स होती हैं। पंक्चुएशन कह लो, इलस्ट्रेशंस कह लो। इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स दिए होते हैं उसमें, कि ए डिड दिस, सो व्हाट वुड बी द आउटकम। ऐसे इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स दे रखे होते हैं। चलो, अभी हमें फोकस एक्सटर्नल एड्स पे करना है। इंटरनल एड बाकी समझना हो तो मेरे को बता देना, कोई बात नहीं। आई मेक वन मोर वीडियो। बाकी ये मानिए कि इसमें प्रियम्बल आप देख सकते हैं। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से जस्ट शुरुआत में ही है, पहले ही। तो अगर तो इनसे काम चलता है, प्रॉब्लम अगर हो रही है, समझ नहीं आ रहा कोई वर्ड, कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है एक एक्ट में, तो अगर तो इंटरनल एड्स जो मैंने अभी आपको बताई कि कौन कौन सी हैं, मार्जिनल नोट्स, हेडिंग, लॉन्ग टाइटल, प्रेम्बल, शेड्यूल, प्रोवाइजो, इन सब से अगर हेल्प नहीं मिल पा रही, फिर हमें जाना पड़ेगा एक्सटर्नल एड्स में। और ये बात एक जजमेंट बोलती है। जजमेंट आपकी स्क्रीन पर है। बी प्रभाकर राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एपी एंड अदर्स। ये दी थी ऑनरेबल जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी ने। अगर आप जज साहब का नाम भी लिखते हैं तो दैट मे फेच यू गुड मार्क्स। चलो, अभी एक्सटर्नल एड्स करते हैं। एक्सटर्नल एड्स होती क्या हैं? देखिए, एक्सटर्नल एड्स जो हैं वो, अभी तो चलो हम जस्ट इनका नाम बोल लेते हैं, फिर हम इनको डिटेल में करेंगे। पार्लियामेंट्री मटेरियल हो सकता है। पार्लियामेंट्री मटेरियल में आप ये मानो कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो सकती हैं, जो उस टाइम पे डिबेट्स हुई हैं, तो उनका रिकॉर्ड रहता है। और हमारे पास में आप ये मानिए ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस होते हैं। और और भी काफ़ी, ये हम अभी करेंगे, डिटेल में कर लेंगे। बाकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि अब जिस टाइम पर वो एक्ट बना होगा, उसका कोई पर्पज़ रहा होगा, उस टाइम पे कैसा कैसे सर्कमस्टांसेस थे, ये सब कुछ देखते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ जो बनाई जाती हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स दी होंगी पहले उस टाइम पर जब एक्ट बना होगा। तो वो देख सकते हैं हम, उनको देख सकते हैं। डिक्शनरी के मीनिंग्स में देख सकते हैं कि अब डिक्शनरी में एक से ज़्यादा मीनिंग भी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी जब हम डिक्शनरी पे आएंगे। फॉरेन जजमेंट्स हमें हमारे ऊपर बाइंडिंग होती है नहीं होती है, ये भी देखेंगे हम अभी। चलो, बाकी ठीक है। अब क्या था, ये बात जाननी हमें ज़रूरी है। इंडिया में ना, पहले, काफ़ी पहले एक्सटर्नल एड्स की हेल्प ली ही नहीं जाती थी। इट वॉज नॉट अलाउड। किस लिए नहीं ली जाती थी, क्यों, ऐसा क्या चीज़ रोकती थी इंडिया को? एक रूल था, एक्सक्लूजनरी रूल। अब ये एक्सक्लूजनरी रूल कहाँ से आया था और ये हम पर क्यों था? एक्सक्लूजनरी रूल
ऑलरेडी इंग्लैंड में लगा हुआ था, दैट वॉज प्रिवेलिंग इन इंग्लैंड, एंड सेम वॉज फॉलोड इन इंडिया एज वेल। तो भाई इस जजमेंट में आप देख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर एज इट इज़ आपको लिखना हो तो यू कैन राइट अश्विनी कुमार घोष एंड अनदर वर्सेस अरविंदा बोस, 1952 की जजमेंट है। इसको हम अभी एक बार और करेंगे, कुछ और भी करेंगे इस जजमेंट में से। चलो अब है ना आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एक्सक्लूजनरी रूल में ही एक्सक्लूजनरी रूल को ना फिर रिलैक्स कर दिया था कब, एक ये ऑनरेबल जस्टिस भगवती जी की जजमेंट है, ये फागू शाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहा, कि अगर सपोज मानो कि कुछ लॉजिकली रेलेवेंट है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है किसी चीज़ को समझने में, तो उसको अपनाने में बुराई क्या है। तो इसलिए देखो, जो इंटरप्रिटेशन का पर्पस होता है ना, वो रियल मीनिंग निकालना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में से। तो उसके लिए अगर कोई चीज़ हेल्पफुल है एंड दैट थिंग इज एक्सटर्नल एड, उसका किसी कोई भी प्रकार, इफ दैट इज हेल्पफुल वी मस्ट एक्सेप्ट इट। ये फागू शाह वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहा गया है। अच्छा, अब चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उस पर जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था, हिस्टोरिकल से शुरू करते हैं। अब देखिए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना कि ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैं कैसे, हमें ना हमेशा सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि जब ये एक्ट बना होगा उस टाइम पर कैसा माहौल रहा होगा, क्या ज़रूरत आन पड़ी होगी कि भाई ये एक्ट बनाना पड़ा होगा। अभी भी अगर हम देखते हैं कि जैसे सपोज RTI एक्ट हमने बनाया है, इसलिए बनाया क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। हम कोई और एनवायरनमेंट पे एक्ट बनाते हैं, किसी और चीज़ पे एक्ट बनाते हैं। हम जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का, वो इसलिए बनाया क्योंकि तब उस टाइम पे निर्भया हत्याकांड हुआ था। तो जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारा ध्यान उस तरफ कर रही होती है, जिस चीज़ की कमी होती है, जो चीज़ एब्सेंस होती है, जिस पर लॉ नहीं होता है। जैसे कि आप ये मानिए, विशाखा गाइडलाइंस जब दी गई वो इसलिए ही दी गई थी क्योंकि कोई लॉ ही नहीं था, लॉ एब्सेंट था। तो चलो, अब SP जैन वर्सेस कृष्ण मोहन गुप्ता एंड अनदर्स, और जो दूसरी जजमेंट है नीचे, JK कॉटन स्पिनिंग एंड WVG मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1 साल का ही अंतर है दोनों जजमेंट्स में। क्या है, सेम बात रही है। कहती क्या है ये, देखो, दो चीज़ कहती हैं, दो चीज़ ध्यान में रखना, शायद जजमेंट याद आ जाएगी। एक तो बात करती है ये ना, ये कि हमें प्रैक्टिकली चलना चाहिए, और प्रैक्टिकली चलेंगे कैसे, कि सिर हम एक तो पर्पस देखें ज़रूर कि भाई क्यों ये लॉ बनाया गया था। जब भी किसी वर्ड में दिक्कत आ रही है हमें, तो उसके लिए पहले हम पर्पस देखें कि ये एक्ट ही क्यों बनाया गया था। शायद उससे हेल्प मिल सके। लेकिन हमें सिर्फ वहीं तक नहीं रुकना कि भाई ये तो देख लिया हमने कि भाई क्या इसकी इंटेंशन हो सकती है उस टाइम से जब ये लॉ बनाया गया होगा, उस टाइम पे क्या मीन करता होगा, उस टाइम के सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखकर। लेकिन क्या कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम कन्फाइंड हो गए हैं उस टाइम तक के लिए, हमने रोक लगा ली कि भाई ठीक है वो देख लिया, उसी से हम इंटरप्रेट करके लिख देंगे। नहीं, हमें साथ में जो अभी की करंट कैपेबिलिटीज़ है ना, जो अभी साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे हैं, लोगों का जीने का लाइफस्टाइल है प्रॉपर, कोई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सभी को हमें ध्यान में रखते हुए अभी की क्या ज़रूरत है और पहले क्या ज़रूरतें थी, दोनों को मिलाकर तब हमें इंटरप्रेट करें उसको। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ पहले के टाइम को देख कर इंटरप्रेट करेंगे तो कमियाँ रह जाएंगी, गलत इंटरप्रिटेशन हुई। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम, पार्लियामेंट्री मटेरियल पे आते हैं। अब चलो, हिस्ट्री, इसको हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री भी कह सकते हैं
कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है। अब देखो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ना स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस होते हैं। वो क्या होते हैं, जब लॉ हम तैयार कर रहे होते हैं, सपोज़ हमने प्लेस किया आगे ना राज्यसभा लोकसभा के आगे, तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस भी साथ में लगाते हैं। वो बताते हैं कि इस लॉ का पर्पस क्या है, कि क्यों ये क्या क्या करेगा, इससे क्या होगा और क्यों आया। जो भी ऐसे रेलेवेंट चीज़ें होती हैं दैट वी राइट इन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। तो अगर हम उसको पढ़ें तो हमें समझ में आ सकता है कि भाई कि लॉ बनाया क्यों होगा। तो अब ये जजमेंट ना हमने अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंदा बोस अभी पहले देखी थी, जिसमें कि ये बोला गया था भाई कि जो एक्सक्लूजनरी रूल के चलते हमें एक्सटर्नल एड्स ऑफ हेल्प नहीं ले सकते हम। तो अब क्या था कि ये जो अश्विन कुमार घोष वर्सेस अरविंदा बोस, इसमें से अब हम ना ये ध्यान दे रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस उनको एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन नहीं माना जा सकता। ये जजमेंट कह रही है। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ना जब प्रेजेंट की जाती हैं उस स्टेज पर प्रेजेंट की जाती हैं जबकि बिल की प्रोसेसिंग हो रही होती है। बिल आगे रखा, उसके साथ में लगाया। तो अब जब बिल प्रोसेस हो रहा है ना, हो सकता है उसमें पता नहीं कितनी बार चेंज आए, उस बिल को कितनी बार भेजा गया, क्योंकि अभी लॉ तो बन ही गया। उस बिल को वापस भी भेजा जा सकता है, कितनी बार भेजा जाएगा। तो अब जब वो वापस भेजा जाएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है ना, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, इसमें भी अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत होगी। तो अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस एक बार देख रहे हैं तो हो सकता है कि बिल कई बार वापस गया हो और हम सिर्फ एक तक ही सीमित हैं। तो इसलिए ये मना करता है कि एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन हमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को नहीं मानना चाहिए। जो दूसरी जजमेंट है साथ में स्क्रीन पर, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस, इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को ना इन्होंने एक्चुअली अकाउंट में लिया था। क्यों इन्होंने एक्सेप्ट किया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को? क्योंकि इनको ना ये देखना था कि भाई पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट था कैसा उस वक्त का। कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया तो उस टाइम पे कैसे हालात कैसे थे, सिचुएशंस कैसी थी पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली। तो इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को एक्सेप्ट किया, उसको यूज़ किया, लेकिन इन्होंने साथ में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस में इन्होंने जो अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंदा बोस था ना, उसको भी इन्होंने एक्नॉलेज किया। मतलब माना कि ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, बट स्टिल हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को। दैट वाज द थिंग। इसके अलावा एक और केस है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, दैट इज़ इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उनकी स्पीच को रेफ़र किया था सुप्रीम कोर्ट ने एक बार। आर्टिकल 16(4) को इंटरप्रेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तब रेफ़र किया था उस स्पीच को। वो भी अगेन सेम ही बात को देखने के लिए कि उस टाइम का कंटेक्स्ट कैसा था, बैकग्राउंड कैसा था। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स जस्ट कम टू अदर स्टैट्यूट्स। अभी अदर स्टैट्यूट्स होते क्या हैं, ये पैरीमेटेरिया क्या है? बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए, जब एक और इजी करते हैं इसको, एक बुक है सपोज, उस बुक में से ना कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि हमें वो सेंटेंस क्लियर नहीं है। जब मानिए उसमें कोई ऐसा फ्रेज़ है, 2 वर्ड्स हैं ऐसे जो कि हमें समझ नहीं आ रहे हैं, बाकी सेंटेंस समझ में आ रहा है, लेकिन अगेन वो फिट नहीं बैठ रहे हमारी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग, हमारी रीजनिंग के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं? पैरीमेटेरिया मतलब मटेरियल विच इज़ एट पार। पार का मतलब क्या होता है? मतलब कि इक्वल प्लेटफॉर्म कह लो उसको, इक्वल स्ट्रेंथ कह लो,
कि मटेरियल विच इज़ ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ या सिमिलर स्ट्रेंथ। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जब एक बुक से हमें समझ, एक एक्ट से हमें समझ नहीं आ रहा ना कुछ, एक एक्ट में वो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम उसी के जैसा दूसरा एक्ट देखेंगे। हो सकता है उसमें होंगी उससे मिलती जुलती चीज़ें, फिर हम उसकी हेल्प लेंगे जब हमें एक से समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसा ही होता है बस पेरीमेटेरिया में, कि उसके जैसा ही कोई सिमिलर आप एक्ट ले लो और उसमें देखो मीनिंग्स अगर मिल सकते हैं तो ये जो केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस ए वैद्यनाथ अय्यर, इसमें क्या कहा गया था? इसमें एक्चुअली ऐसा था कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनको ब्राइब एक्सेप्ट करने के लिए पकड़ा गया था। तो ट्रायल कोर्ट ने उनको सज़ा दे दी 6 मंथ्स की रिग्रेशन इम्प्रिजनमेंट, हाई कोर्ट ने उसको उल्टा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो सेक्शन 4 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 1947 का, उसमें बोला गया है कि भाई अगर एक्यूज के पास ना लीगल रिम्यूनरेशन के अलावा, मतलब जो लीगली उसकी सैलरी है, जो सरकार से उसको पैसा मिलता है, उसके अलावा अगर उसके पास में सॉरी अगर अगर वो एक्सेप्ट करता है कोई और पैसा, तो उसको ना प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये ब्राइब का ही पैसा है। जबकि देखो हाई कोर्ट ने क्या कहा था, अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इसको ऐसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि वो ब्राइब नहीं थी, बल्कि मान के चल सकते हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ ब्राइब वो इसने किसी से उधार लिए हों पैसे, ही माइट हैव बोरोड सम मनी। तो अब उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा दिया। इन्होंने कहा कि भाई सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में सरकार से दी गई सैलरी के अलावा, लीगल रिम्यूनरेशन के अलावा कोई आप पैसा एक्सेप्ट करते हैं किसी से, तो दैट विल बी प्रिज्यूम्ड कि भाई आपने ब्राइब ली है। ये प्रिज्यूम होने का एक अलग ही इफेक्ट आ जाता है कोर्ट में। जब भी आप किस चीज़ को कह रहे होंगे ना कोर्ट में, तो जज माइट से कि इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। तो अगर शैल बी प्रिज्यूम्ड है तो इसका मतलब ये हो गया कि माना ही जाएगा कि आपने किया ही है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। जब तक कि आप उस चीज़ को उल्टा नहीं देते तब तक मान ही लिया जाएगा कि आपने किया ही होगा। तो ऐसे ही इसलिए एससी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने पेरीमेटेरिया के प्रोविजन को कंसिडर किया है यहाँ पर। और इंडियन एविडेंस एक्ट में, जैसा अभी मैंने बोला था आपको कि दूसरी बुक में से देखोगे, दूसरे एक्ट में से देखोगे, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो ये था ना, शैल बी प्रिज्यूम्ड, कि इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट सच ग्रेटिफिकेशन वाज एक्सेप्टेड एज ब्राइब अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं पेरीमेटेरिया को फॉलो करते हुए कि इंडियन एविडेंस एक्ट में शैल प्रिज्यूम जो लिखा हुआ है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इट शैल बी प्रिज्यूम्ड से इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और ये देखकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा से कन्विक्शन कर दिया था। ऑलराइट, अब हम ऐसा करते हैं, अब हम आते हैं फॉरेन जजमेंट्स पर। देखिए फॉरेन जजमेंट्स ना कभी भी बाइंडिंग इन नेचर नहीं होती। कोई ये सोचता है कि अमेरिका की जजमेंट या इंग्लैंड की जजमेंट या कहीं और की जजमेंट हमारे ऊपर बाइंडिंग होगी, हमें बिल्कुल मानना ही मानना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ पर्सवेजिव हो सकती हैं, मेयरली पर्सवेजिव, मतलब कि हम उनको सपोज़ हमारी इंडिया में कुछ ऐसा कुछ चीज़ डिसाइड करते हुए कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भाई कि इसका तो कहीं कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा कि इसको कैसे समझें या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करें। तो हो सकता है किसी और कंट्री में उस चीज़ को डील किया गया होगा, वहाँ पे कोई जजमेंट होगी, तो हम उस जजमेंट को रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं हम, ताकि हमें कोई हेल्प मिल सके। तो जस्ट हम परस्यू कर सकते हैं उस जजमेंट को। तो it is having merely persuasive effect, not the binding one. और क्या है इसमें, एक चीज़ हम और देखें कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ना इंडियन कोर्ट्स में क्या होता था, इंग्लिश जजमेंट को रेफ़र किया जाता था। ये बहुत कॉमन बात थी, क्योंकि देखो इंडिया का जो लीगल सिस्टम था और इंग्लिश लीगल सिस्टम था,
वो एक तरीके से सिमिलर ही था। इंडिया लीगल सिस्टम की जो रूट्स थी वो इंग्लिश लीगल सिस्टम में ही थी, उन्हीं से ही हमारे पास में ज़्यादातर चीज़ें आई थी, वही क्योंकि राज कर रहे थे। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एनैक्टमेंट हुई, उसके बाद में वी स्टार्टेड प्लेसिंग रिलायंस ऑन अमेरिकन जजमेंट्स। फिर हमने अमेरिकन जजमेंट्स की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उधर से हम जब भी हेल्प लेनी है तो ले लेते हैं उनकी जजमेंट से। नाउ लेट्स कम टू साइंटिफिक इनोवेशन। ये दिस इज़ द लास्ट वन। तो देखिए इसमें है क्या, देखो सोसाइटी ना डायनामिक है अपनी। हम मान के चलो कि आज अगर हमारे पास में ना एक ऐसा टाइम था कि लोग फैक्स से कोई डॉक्यूमेंट भेजते थे, उसका नंबर होता था। अभी भी आप देखेंगे कई कार्ड्स पे, कई जगहों पे फैक्स का नंबर दिया होता है, तो फटाफट से वो डॉक्यूमेंट मिल सकता होता था। अब टाइम आ गया मोबाइल्स का, फ़ोन्स का। तो अगर सपोज़ कोई ऐसा एक्ट है जिसमें जो कि पुराना एक्ट है, कोई अमेंडमेंट हुई नहीं, कुछ हुआ नहीं, उसी को चला रहे हैं हम। उसमें लिखा हुआ है कि भाई सपोज़ कि फैक्स का कोई एक्सपर्ट होगा, हम्म, वो बता सकेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है या नहीं है। और आप उस स्टैच्यूट को, उस एक्ट को इस टाइम पे यूज़ कर रहे हो जब मोबाइल्स हैं, फ़ोन्स हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू मोबाइल और फ़ोन्स, तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं भाई फ़ोन और मोबाइल की चीज़ों को तो मैं एंटरटेन ही नहीं करूँगा, उनको तो मैं देखूँगा ही नहीं, क्योंकि एक्ट सिर्फ लिमिटेड है जस्ट फैक्ट्स से। यही इस जजमेंट में हुआ था, स्टेट वर्सेस जे.एस. चौधरी। एक्चुअली इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था इसी तरीके की बात जो मैंने आपको अभी बताई। एक्चुअली हुआ क्या था, जो स्टेट थी, स्टेट ना वन सेकेंड, स्टेट चाहती थी कि हम रिलाई कर पाएँ एक टाइप राइटिंग एक्सपर्ट पर, लेकिन उस टाइम तक टाइप राइटर्स आए नहीं थे जब तक ये एक्ट बना था, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पे रिलाई कर सकते थे, सिर्फ टाइप राइटिंग पर नहीं। तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ना मना कर देती थी, तो फिर जब ये जजमेंट आई ना, तो स्टेट वर्सेस जे.एस. चौधरी, उस टाइम पर फिर उन्होंने उसको भी एडमिट कर लिया, कहते कि ठीक है कि टाइप राइटिंग एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो एडमिसिबल। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिपार्टेड फ्रॉम इट्स अर्लियर व्यू एंड डीम्ड सच ऑप्शंस एडमिसिबल। ये हो गया है आपका पूरा एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। कुछ आपको लगता है कि कमी रह गई है, कुछ समझना है, और यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। थैंक यू।